जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है साथियों गुप्त वंश। गुप्त वंश का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम गुप्त वंश की बात करेंगे। गुप्तों के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो गुप्त वंश है ऐसा माना जाता है कि गुप्त जो वंश के लोग हैं, इनकी उत्पत्ति जो है ये कुषाणों के अधीन सामंतों के रूप से हुई थी। यानी ये जो है राजा बनने से पहले कुषाणों के अधीन सामंत हुआ करते थे। बाद में जब कुषाणों की शक्ति कमज़ोर हो गई तो इन लोगों ने उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो इनके पावर के मतलब इनके पावर एरिया में आते थे, और बाद में फिर इन लोगों ने अपना एक अलग ही वंश स्थापित कर लिया जिसको हम कहते हैं गुप्त वंश। तो कुषाणों के अधीन सामंत थे पहले ये, बाद में ये राजा बन गए। इसमें कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखना श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का जो संस्थापक है श्रीगुप्त को माना जाता है। और श्रीगुप्त की जो उपाधि है वो भी मैं आपको बता दूं, वो है महाराज। श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक गद्दी पर बैठा वो था घटोत्कच, और इसकी भी उपाधि थी महाराज। अंतिम जो शासक है इस वंश का वो है विष्णुगुप्त। वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें गुप्त वंश के तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। राजधानी क्या है इनकी साथियों, तो राजधानी है पाटलिपुत्र। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में दो राजधानियां हो गई, पहली हो गई पाटलिपुत्र और दूसरी हो गई उज्जैनी, यानी उज्जैन MP वाला। तो अगर हम देखें गुप्त वंश के बारे में तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक है साथियों वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण शासक है और इसी को कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए क्या करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं निकाल लेता हूं इसको। हाँ जी, चलिए। तो पहला जो महत्वपूर्ण शासक है इसमें वो है चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए इसके गद्दी पर बैठने की डेट को आप लोग याद रखिएगा। ये गद्दी पर बैठा है 319 AD में, और साथियों जिस समय से ये गद्दी पर बैठा है 319 AD से, उसी समय से एक नया कैलेंडर इसने शुरू किया जिसको कहा जाता है गुप्त संवत। तो ध्यान रखना, गुप्त संवत कब से शुरू हुआ है? गुप्त संवत तब से शुरू हुआ है जब से चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा, यानी 319 ईस्वी से। ठीक है, और अगर हम देखें साथियों तो गुप्त वंश का एक पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी महत्वपूर्ण है। इसने ही पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया, ये भी महत्वपूर्ण है, और इसी को बोलते हैं गुप्तों का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, हेमचंद राय चौधरी चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। वायु पुराण के अनुसार इस साम्राज्य का विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक विस्तृत था, जिसमें साकेत भी सम्मिलित है। अगला पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, जो मैंने आपको बताया। इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। ठीक है, सम्राट, उसकी रानी और लिच्छवी राष्ट्र के संयुक्त नामों के सिक्के गढ़वाए गए। इस प्रकार इस वैवाहिक गठबंधन को स्वीकार किया गया। वास्तव में समुद्रगुप्त का उल्लेख प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र के रूप में किया गया है। ठीक है ना, यानी समुद्रगुप्त अपने आप को क्या बोलता था? समुद्रगुप्त अपने आप को कहता था लिच्छवी दोहित्र। इसका मतलब यह है कि उसके पिता जो थे वो उसकी माँ को ब्याह करके लाए थे लिच्छवियों से, है ना। दोहित्र का मतलब क्या है? देवता। तो वो अपने आप को ये बताने में गर्व महसूस करता है कि मेरी माँ लिच्छवी राजवंश से जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक गद्दी पर बैठा है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं, और वो है साथियों समुद्रगुप्त पराक्रमांक। ठीक है, ये बार बार कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलिए, जो दूसरा शासक गद्दी पर बैठा है वो है समुद्रगुप्त पराक्रमांक, काफी महत्वपूर्ण साथियों। चलिए, अब इसकी बात होगी। टाइम देख लीजिए, टाइम है 335 से 375 ईस्वी। ठीक, और ये जो है ये जो समुद्रगुप्त है साथियों, इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं भारत का नेपोलियन। लेकिन साथियों, ये जो उपाधि है ये बिल्कुल गलत है। कायदे में नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से होनी चाहिए, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलना सदैव पहले वाले से होती है, बाद वाले से नहीं। ठीक है, तो वास्तविकता में नेपोलियन को बोला जाना चाहिए फ्रांस का समुद्रगुप्त, ना कि समुद्रगुप्त को बोला जाना चाहिए भारत का नेपोलियन। लेकिन चूंकि भारत में बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी इतिहासकारों का प्रभाव रहा है, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखने में भारतीय हैं लेकिन अंदर से वो अपने आप को अंग्रेजी समझते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के कारण से ये चीज़ें होती हैं और इतिहास में ये प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है ये भी समझ लो। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जितने भी युद्ध लड़े वो एक भी नहीं हारा। इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया, और इसने जितने भी क्षेत्रों को जीता उनकी विजयों का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति है साथियों एक पत्थर का बड़ा सा टैबलेट, और उस टैबलेट पे लिखा हुआ है कि आखिरकार समुद्रगुप्त ने किन किन क्षेत्रों को जीता। पेपर में ये भी पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति का राइटर कौन है, तो ध्यान रखना प्रयाग प्रशस्ति का राइटर है साथियों, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वो है हरिसेन। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति का राइटर कौन है? हरिसेन है, काफी महत्वपूर्ण है। तो उसने बताया है कि इसने किन किन क्षेत्रों को जीता, तो काफी महत्वपूर्ण है साथियों समुद्रगुप्त। इसको हम आगे भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम समुद्रगुप्त के बारे में और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे, और जिन जिन क्षेत्रों को उसने जीता है, जो जो चीज़ें ये करता था, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। देखिए, छोटे वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है ताकि आप बिना बोर हुए लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएँ, केवल इतना है। बाकी ये मैं ये लेक्चर 1-1 घंटे के भी ले सकता हूँ, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि छोटे वीडियो बना करके बच्चा कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिविज़न कर सकता है, केवल उद्देश्य ये है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम, जो कि पीसीएस 2024, पीसीएस मेंस 2023, आईएएस 2024, आरओ 2023 और बीओ 2023 के लिए बैचेस चालू हैं। हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यूपीएससी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।